जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो जंग है ईरान और इजराइल के बीच आगे बढ़ती जा रही है और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान पीछे हटने को तैयार है। हालांकि इजराइल ने ये जंग शुरू की थी, तो किस तरह से इसे समझे। आलोक जी, सबसे पहले आपका रुख में जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है, क्योंकि पीएम मोदी हालांकि शांति की बात कर रहे हैं, तो क्या मध्यस्थता हो सकती है भारत की तरफ से? देखिए गीतू जी, अभी की परिस्थिति में तो नहीं लगता है कि कोई मध्यस्थता की बात कहीं से हो रही है, लेकिन इतना तय है कि यूएनओ और जो नाटो, G7, G3 ये सब ट्रोजन हॉर्स बन के रह गए हैं। इनकी कोई सुनता नहीं है और ना इनका कोई कारगर रोल इन चीजों में देखने को मिल रहा है। तो ये तो सिर्फ कागजी घोड़े बन के रह गए हैं। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल और ईरान का युद्ध आगे की ओर बढ़ रहा है, अब तो अमेरिका में भी इसके विरुद्ध, डोनाल्ड के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ईरान मानने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है। तो ये भीषण वार की तरफ बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे आप देखेंगी कि ईरान के पक्ष में जो ये 56 कंट्रियां हैं, जो सिस्टर कंट्रीज जिसको बोलते हैं जी। उसमें से कुछ देश ओपनली इसके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे इस्लामीकरण के नाम पर ये लोग एकजुट होते चले जाएंगे और ये निश्चित तौर पर एक भयंकर युद्ध की तरफ इंगित कर रहा है। जी, ठीक है, यानी कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यहाँ पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और अभी आहट मानी जा रही है अगर यहाँ पर कोई मीडिएशन नहीं किया गया। अजय जी, क्या लगता है आपको, सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, इन हालातों में आप कैसे देखते हैं? क्या ईरान कोई समझौता वार्ता करने के लिए तैयार होगा? क्या जिस तरह से रूस कह रहा है कि मैं बीच में आता हूँ बातचीत करने के लिए, मीडिएशन के लिए, क्या दोनों देश रूस को ये मौका देंगे या फिर भारत की अहम भूमिका रहेगी या फिर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, ये युद्ध तो अभी होगा और जारी रहेगा। दूसरी, ईरान जो है वो झुक जाएगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ईरान के बहुत सीधी सी बात है, उनका सिद्धांत है या उनको इमाम हुसैन की एक बात पर वो अमल करते हैं, जिल्लत की ज़िंदगी से बेहद है इज्जत की मौत। और मैदान करबला में लड़ाई हुई थी ईरान का, और ख़ास तौर से उसमें शिया हजरात है, उनका यह है कि युद्ध अगर जायज़ है तो युद्ध लड़ेंगे, क्यों ना उसमें हम मारे जाएं। ये एक ईरान का, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ड का माना हुआ डिजर्ट फॉक्स जिसको बोलते थे, हिटलर के सेनापति ने लिखा था, रोमेल ने। और यही बात माउंटगोमरी ने भी लिखी थी कि ईरान के लोग अगर युद्ध में उतर गए तो वापस नहीं होने। अब यह है, ईरान का नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब आई बात इस्लामिक कंट्री की, उस पर मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बतला रहा हूँ, इस्लामिक कंट्रियाँ सारी ईरान के साथ किसी भी सूरत पे एक नहीं होंगी। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान शिया हजरातों की कंट्री है और शिया हजरातों के अलावा सबसे बड़ी बात है, बगल में ईरान इराक युद्ध हुआ था। इराक ने, जिस समय ईरान इराक युद्ध के बाद इराक ने ख़ास तौर से कुवैत पे कब्जा किया था, वो आगे बढ़े थे, उस समय अमेरिका से युद्ध हुआ था। अमेरिका से युद्ध में ईरान ने अपने काफ़ी शस्त्र, काफ़ी जहाज, काफ़ी टैंक पीछे रिजर्व के लिए रख दिए थे, ईरान ने नहीं दिए थे। उस चीज़ को इराक भूला नहीं। दूसरी, इराक के खिलाफ खुल करके जॉर्डन है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिसाइल्स इन्होंने इजराइल के लिए दागी हैं वो जॉर्डन पे उन्होंने गिरा ली हैं। दूसरी, सऊदी अरबिया भी, हकीकत ये है कि अपरोक्ष रूप से इजरायली जहाज वहाँ से हो करके अटैक कर रहे हैं। इराक की भी हल्की सी सहमत है, पूरी इस्लामिक कंट्रियाँ ईरान के साथ नहीं होंगी, खुल करके ओपन वो शो करेंगे, परंतु अंदर से वो ईरान को निपटाने में ईरान का नुकसान होगा। मगर अब ये है कि हार की बात है, ना ईरान खत्म होगा, ना ईरान का वजूद जाएगा। उसकी वजह है ईरान पे जो लीडर्स है खामनेई, उनकी वहाँ पे पकड़ बहुत अच्छी है, हर शख्स उनको बहुत ज़्यादा मानता, शिया हजरातों के सबसे बड़ी शख्सियत है। दूसरी बात, वो खुमैनी का देश है। खुमैनी वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ा जलूस, सबसे बड़ा स्वागत किसी के कंट्री में वापस आने पे हुआ था तो खुमैनी का हुआ। इसलिए ईरान ख़त्म नहीं होगा, मगर ईरान बहुत नुकसान होगा। ईरान के साथ जो सबसे बड़ा घात करेगा वो पाकिस्तान करेगा, इराक करेगा, जॉर्डन खुद करके कर रहा, सऊदी अरेबिया खुद करके खुल करके कर रहा।
तो ये बात है जी, यानी अभी कोई हालात नहीं है कि शांति व्यवस्था हो जाए दोनों देशों के बीच कोई में। प्रश्न ही नहीं उठता जी सर। ठीक है, हमारे साथ वॉर रूम से मेरे सहयोगी विवेक शांडल्य भी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह के हालात अभी बने हुए ईरान और इजराइल के बीच में, और ऐसे में अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है, हालांकि यूएनएससी में बैठक हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन वहां पर भी देश बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ईरान पहुंचा था यूएनएससी इस सोच के साथ कि शायद कुछ अमेरिका को लताड़ पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किस तरह से अब ये पूरा माहौल समझें? देखिए गीतू, और मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अमेरिका का एक ही लक्ष्य है, वो तख्ता पलट कराना चाहता है। लेकिन जैसे कि अजय जी जो वरिष्ठ पत्रकार है और आलोक जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, खुमैनी को ईरान की सत्ता से हटा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ईरान को बेशक कमजोर कर पाएगा अमेरिका, लेकिन ईरान से खुमैनी को निकाल पाना ये सब बहुत बड़ी चुनौती की बात है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले के लाइव अपडेट्स क्या क्या हैं वो मैं जल्दी से दर्शकों को वॉर रूम से बता दूं। इस वक्त जो है अभी बैठक होने वाली है आज डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले एक संबोधन दिया है, उसमें कहा है कि ईरान में तख्ता पलट होना चाहिए, उसकी पैरवी की है। और जैसे वो कहते रहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इस बार मेक ईरान ग्रेट अगेन उन्होंने कहा है। साथ ही साथ बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि रात में जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसने ईरान के मिसाइल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको निशाना बनाया। जैसे कि आपको पता है, दर्शकों को भी पता है कि ईरान का जो अगर असली ताकत है वो उसके मिसाइल्स हैं, उसके ड्रोन्स हैं। तो अब जो टारगेट है वो उनके मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को किया जा रहा है, जहां पर ईरान मिसाइल्स बना रहा है उनको टारगेट किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि कल अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया था। ये तीनों न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट थे, जहां पर दावा ये किया जा रहा है कि यहां पर यूरेनियम जो हथियार परमाणु ग्रेड का वो उसको एनरिच कर लिया गया था। तो ये इस वक्त की अभी ताजा अपडेट है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज कई चीजों पर नजर रहने वाली। आपने यूएनएससी की भी बात की। यूएनएससी देखिए आज की तारीख में यूएनएससी हाथी के दांत की तरह हो गया है कि दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। यूएनएससी में वो पावर बची नहीं है, क्योंकि गुटबाजी और बाकी चीजें हम यूएनएससी में देखते हैं। यूएन की भी वही हालत है, यूएन से बहुत राब्ता पूरी दुनिया का रहा नहीं है, यूएन में भी बहुत ताकत बची नहीं है। तो और इन सब के बावजूद अमेरिका को रोक पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी भी है और उनके पास सबसे ताकतवर सेना और हथियार भी है। तो फिर अमेरिका को रोक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने जहां जहां युद्ध की शुरुआत की वो युद्ध बहुत दिनों तक चला है। चाहे वो आप ताइवान का युद्ध देख लें, माफ कीजिए वियतनाम का युद्ध देख लें, चाहे आप अफगानिस्तान का युद्ध देख लें, इराक सीरिया का युद्ध देख लें, ये दशकों तक चले। तो एक सवाल ये भी है, आप अपने को पैनलिस्ट से पूछिएगा जो आपके पैनल पर हैं, अजय जी और आलोक जी, और तो चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। क्या ये एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो आने वाले 4-5 सालों तक, 8 सालों तक, इराक ईरान का युद्ध 8 सालों तक चला था, अफगानिस्तान का युद्ध करीब 20-25 साल तक चला। तो अमेरिका जहां जहां युद्ध में गया उस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया। हाँ, उसने युद्ध की शुरुआत जरूर करा दी और नुकसान बहुत हुआ। बिल्कुल, और यही हाल रूस यूक्रेन का भी है, उसका भी नहीं पता कितने सालों तक ये युद्ध चलने वाला है। सपोर्ट जरूर यहाँ पर यूक्रेन का अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा था। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। चक्रपाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ईरान को लेकर और इसराइल को लेकर किस तरह का रुख रहने वाला है दोनों देशों का, क्या जंग रुकेगी नहीं रुकेगी। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि बहरीन और कुवैत में हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाए, अलर्ट रहे। तो इसके पीछे के क्या आपको मायने लग रहे हैं सर? क्या कोई हमला हो सकता है, इन एयरबेसेस पर अटैक किया जा सकता है? सबसे पहले गीतू जी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए, ईरान की स्थिति जो है वो काफी खस्ता है, लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि ईरान एक बहुत पुराना देश है और उसकी एक खासियत है। बाकी सभी इस्लामी देशों में जब जहां जहां इस्लाम गया वहां पे उर्दू वो सब आ गया है, अरबी भाषा ही है, लेकिन यहाँ पे फारसी अभी तक चल रही है। ठीक है, एक तो ये सिविलाइजेशनल कंट्री है ईरान। दूसरी, ईरान का की जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, ईरान के पास मिसाइल सब बची कितनी है? बहुत कम। उसके बाद देखिए, मिसाइल अपने आप तो उड़ नहीं सकती, उनके लिए चाहिए लॉन्चर। लॉन्चर दो ही किस्म के होते हैं, या तो एक स्टेशनरी होता है जो आपने फिक्स कर दिया है, और एक होता है मोबाइल। मोबाइल लॉन्चर्स के ऊपर इजराइल ने पिछले 2-3 दिनों से
है ना, बिल्कुल सिलसिलेवार हमला कर करके वहां पे उसके जो मोबाइल लॉन्चर हैं मुश्किल से 20 से कम ही बचे होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं है। स्टेशनरी लॉन्चर्स खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद अब बचता क्या है? ड्रोन की रेंज क्या है? ड्रोन की रेंज जनरली लिमिटेड होती है। हाँ, हैं जो ड्रोन जो बहुत दूर जाते हैं, लेकिन जनरली लिमिटेड होती हैं। और वो लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है एहतियात के तौर पे, हो सकता है खुफिया जानकारी मिली हो बहरीन और कुवैत और उस एरिया में, उन्होंने कह दिया कि आप जरा सा सुरक्षित स्थानों में जाना शुरू करिए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे, एक नहीं चार कैरियर टास्क फोर्स इस एरिया में बैठे हैं, 3 अमेरिका के और 1 ब्रिटेन का। इसके साथ साथ पेट्रियट मिसाइल के दस्ते हैं यहाँ पे, हार्ड के एक दस्ता है यहाँ पे, और 1 पेट्रियट मिसाइल सिर्फ मेक्का के लिए रखी गई है। तो ये तो पूरी तरह से तैयारी है कि जो भी आएंगे ड्रोन उनके ऊपर ये खत्म कर ही ले जाएंगे। क्यों मैं विश्वास के साथ कहता हूँ? इसलिए कि ड्रोन जनरली लो स्पीड होते हैं, जनरली उनको है ना आप निकाल सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ जरा सी समस्या होती है, लेकिन इसमें थार्ड और पेट्रियट में थोड़ी बहुत क्षमता, थार्ड में स्पेशली क्षमता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी निकालने की। पिछले कुछ दिनों में आप ये देखिएगा, कल कितने हमले हुए ईरान के मिसाइल के साथ इजराइल पे, मुश्किल से 40। शुरुआत में हुए थे 250। साफ दिखा रहा है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो कम होती जा रही हैं, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वहां पे कम से कम, और नहीं तो जितनी भी मिसाइलें थी अब उससे 40% के आसपास बची हैं। कुछ तो उसको अपने पास लास्ट डेट के लिए रखनी ही पड़ेंगी। तो इसलिए उसके पास क्षमता बहुत कम है। हाँ, एक ही जगह उसके पास थोड़ी बहुत क्षमता बचती है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कुछ करे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अगर कुछ करेगा तो इसका यही मतलब है कि अपने नाक काटना, क्योंकि आपको अपना मुंह अच्छा नहीं लगता है। जी। सबसे ज्यादा तेल ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है। ईरान का सबसे ज्यादा जो थोड़ा बहुत उसको दे सकता है सपोर्ट, वो है चाइना। चाइना का 80% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान के खड़ग आइलैंड से निकलता है। अब आप ये बताइए कि अगर ईरान यहाँ पे कुछ करेगा तो उसका सबसे अच्छा दोस्त जो उसको कुछ कर सकता है वो है चाइना। उसको आप नाराज करेंगे। उधर रशिया तो कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि वो खुद ही व्यस्त है यूक्रेन के साथ। जी। जो उसने संधि की थी अप्रैल के महीने में ईरान के साथ, वो संधि म्यूचुअल असिस्टेंस की थी, म्यूचुअल डिफेंस की नहीं थी। और ये साफ साफ है ना याद दिला दिया है ईरान को कि आपने हमारे साथ कोई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं साइन की है। बिल्कुल, लेकिन शकील पानी जी, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं विदेश मंत्री ईरान के मॉस्को पहुंचे हुए हैं, बातचीत तो होगी, आगे देखना होगा क्या इस बातचीत का परिणाम निकलता है। मेरे सहयोगी विवेक भी लगातार वॉर रूम से जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए जिस तरह के अभी फिलहाल हालात बने हुए हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि यूएनएससी में तो ये मामला चल ही रहा है, लेकिन इसको लेकर एक सत्ता पलट की बात भी सामने आ रही है, यानी कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। खमेनेई छुपे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनकी जान को बचाया जाए, बंकर्स में उन्हें छुपाया हुआ है। तो ये सब जो प्रकरण चल रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है तख्ता पलट भी हो सकता है ईरान में? देखिए, तख्ता पलट की बात जहां तक है वो बहुत मुश्किल है, और ये बात चक्रपाणी सर भी मानेंगे। ईरान में खामनेई को हटा पाना, इट्स लाइक के आप लोहे के चने को चबाने की बात कर रहे हैं। वो उनकी रेजिम वहाँ पर है, 60-70% ऑफ द पीपल जो है ईरान के वो उनको सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखिए ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ जो विजुअल्स आए हैं, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका के खिलाफ तेहरान के अंदर, और हज़ारों की संख्या में लोग उतरे और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में प्रोटोटाइप वो जो खिलौने जैसे हथियार होते हैं वो डालकर उस तरह का प्रदर्शन किया गया है। और इसके अलावा जो है खामनेई नहीं तो कौन वहां पर, अगर खामनेई को हटाकर कोई दूसरा रिजीम लाना चाहते हैं, आपको ये नहीं भूलना होगा कि 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब जाकर खमेनी वापस आए थे, और अब जाकर खामनेई उनकी जो है सत्ता वो विरासत में संभाल रहे हैं। इसलिए जो इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में हो चुका, आप अमेरिका चाह रहा है कि उसको वो पलट दे और 1979 का टाइम जो दोबारा से कर दे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीज हो सकती है इस युद्ध से निकलकर जो सामने आएगा गीतू जी, वो ये है कि ईरान को कुछ समय तक परमाणु हथियार बनाने से
रोका जा सकता है या उसकी टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को 10 साल 20 साल पीछे किया जा सकता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा टारगेट अमेरिका और इजराइल अचीव कर लेंगे ईरान में, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। और जल्दी से मैं आपको आज के अपडेट दे दूं, आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक करेंगे। इसमें ईरान के साथ जारी हालात पर चर्चा होगी। आज रात 10:30 बजे यह बैठक होगी भारतीय समय के मुताबिक। इसके अलावा इजराइल से अपने नागरिकों को फ्रांस ने निकालने का ऐलान कर दिया है और मिलिट्री प्लेन A400M जो है वो फ्रांस भेज रहा है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए कॉशन जारी कर दिया है और कहा है इस समय दुनिया भर में अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी हितों के खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं। ऐसे में सभी अमेरिकी नागरिक अतिरिक्त सतर्कता जो है वो बरत कर चलें और सुरक्षित रहें और एहतियात बरतें। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी हमले में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह हुए हैं और ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारी नुकसान की बात कही है। तो ये नुकसान की बात हो सकती है। इजराइल और अमेरिका अगर चाह रहे हैं कि हम तख्ता पलट कर देंगे, अपनी रिजीम बिठा देंगे ईरान में, तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है। इसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं जी। और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन नागरिकों की वापसी हो जाए, घर वापसी हो जाए, क्योंकि अब खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए गीतू जी, ये तो हर देश का कर्तव्य है कि वो ऐसे वॉर टॉर्न शहरों से या देश से अपने अपने नागरिकों को निकाले। इसमें भारत ने बहुत सुरक्षित ढंग से जो हमारे स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे उनको निकालने का काम किया और हमें एयर स्पेस भी दिया वहां के रेजिम ने। लेकिन अभी जैसे चक्रपाणी जी बता रहे थे, क्योंकि ये मिलिट्री के में रहे हैं, इनको इनकी सुख क्षमताओं के बारे में पता है, तो उस ढंग से तो लगता है कि ईरान के पास जो ये बता रहे थे कि मिसाइल्स की कमी है होने वाली है और जो उसको छोड़ने वाले होते हैं स्टेशनरी और मूवेबल वो भी लॉन्चिंग पैड्स पर भी अटैक कर दिया गया इजराइल की तरफ से और गए हैं। उन्हें ही इस निशाना हिसाब से बनाया तो गया लगता है कि जी। इस हिसाब से तो लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। और अमेरिका ने जो 13,600 किलो के बॉम्ब्स बरसाए हैं उसका कहर भी तो उनको बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। और इजराइल की स्थिति अब पुरानी वाली नहीं रही। जिस तरीके से हमास पर हमला करते रहे और वो अपने यहाँ सुरक्षित रहे, अब वो अपने यहाँ इस तरीके से सुरक्षित नहीं है। ईरान ने जिस तरीके की तबाही इजराइल में मचाई है उससे वहां भी हड़कंप मचा हुआ है। और हम लोगों ने देखा है वेरियस फोटोज में कि उनके बहुत से ठिकानों को ईरान ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तो अब वहां से नागरिकों को भी निकालने की बात हो रही है। अभी आपने कहा कि फ्रांस वहां से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। अब ये युद्ध अफरा तफरी की ओर बढ़ रहा है। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि इस्लामीकरण के नाम पे ईरान के साथ बहुत से देश खड़े होंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रशिया भी उनको एड करेगा ईरान को अपने इक्विपमेंट से, और चाइना तो करेगा ही करेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये लंबा आप बता रहे हैं कि इजराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। किसी देश की राजधानी अगर बर्बाद हो जाए, खंडर हो जाए, तो आप समझिए कि फिर क्या उस देश की हैसियत रहती है। यहाँ पर तेल अवीव में जितना नुकसान हुआ है वो हम दिखा रहे हैं लगातार वीडियो के जरिए। एक चीज और बता दूं आपको गीतू जी कि हमने इधर विगत एक डिकेड से देखा है कि अगर कोई कंट्री से किसी कंट्री का वार होता है तो हम समझते हैं कि अरे यूक्रेन रशिया के साथ वार कर रहा है, ये तो महीने में निपट जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 साल होने को आ रहा है, वो अभी भी लड़ता चला जा रहा है। यही हाल अफगानिस्तान में हुआ और सबके एड में बड़े बड़े कंट्रीज खड़े थे। कहीं अमेरिका खड़ा था, कहीं रशिया खड़ा था। तो ये वार खत्म नहीं हुए, जिसको हम समझते थे कि बहुत छोटे लोग हैं, ये तो तुरंत निपट जाएंगे, लेकिन ये चलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब कि इनकी सैन्य शक्ति को कहीं से इजाफा हो रहा है, कहीं से इनको एड मिलती जा रही है। ये जो इजाफा और ये एड मिलती है ना, यही शायद घातक साबित हो रही है। अजय जी क्या कहेंगे सर? ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप सहयोग करने के लिए साथ आते हैं, लेकिन ये देखिए उस देश को पूरी तरह से तबाही के रास्ते पर जो सहयोगी देश वो ले जा रहे होते हैं। देखिए हकीकत ये है कि ये जितनी बड़ी कंट्रियां हैं ये अपने शस्त्र को बेचना चाहती हैं और जो शस्त्र उनके बेकार हो गए, नई टेक्नोलॉजी के वो अपने देश में रखना चाहते हैं, उनको निकालना चाहते हैं। इतने देश नहीं लड़ते हैं जितना दूसरे लोग लड़वाते हैं जी। इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पोजीशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में डॉन और साथ में नवाए वक्त जंग फ्रंटियर पोस्ट
और इधर अल जजीरा ने अपने चैनल उसमें पेपर में दिया, एक डिज़ाइन दी है बड़ी गजब की। उस पर उन्होंने लिखा है पाकिस्तान के पेपरों ने कि पर्दार उड़ा करते हैं बेपड़ का खुदा हाफिज़, पर्दार उड़ा करते हैं बेपड़ का खुदा हाफिज़, जरदार की दुनिया है बेजर का खुदा हाफिज़। पर्दार उड़ा करते हैं बेपड़ का खुदा हाफिज़, जरदार की दुनिया है बेजर का खुदा हाफिज़। ये अपने मेन उस पर दिया, उसमें खामनेई को दिखाया, ऊपर उन्होंने मक्का मदीना दिखाया। तो मतलब उसका इतना ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ा है, हर वहाँ पे लोगों ने लीड किया है, पाकिस्तानी पेपरों ने। उसका साफ मतलब है कि अब खुदा और खमैनी दो लोग हैं। तो ये है मतलब ईरान की एक ईरान के प्रति खामनेई के प्रति अकीदत। मगर शाह रजा पहलवी को अमेरिका वगैरह मिलके उनके बेटे को बहुत जल्दी वहाँ का निर्वासित वो करने वाले हैं। मगर उनकी कितनी वैल्यू रहेगी इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे नया ये अमेरिका वगैरह लॉन्च कर देंगे। अब आया कि इनको मदद, मैं आपको बताऊँ, रशिया और चाइना मदद करेगा, पाकिस्तान भी इंटरनल मदद करेगा, मगर ईरान ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ पाएगा। आज के डेट में ईरान की पोजीशन है, एक रात का युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। एक रात के युद्ध में इनकी बिल्कुल वही पोजीशन है, कहना नहीं चाहिए। एक बार वीके सिंह ने लिखा था अपने रक्षा मंत्री को देश के कि हमारे पास एक दिन की बारूद नहीं, मतलब भारत जैसे देश पे। हालांकि उसके बाद प्रयास हुआ, आज हमारे पास है। ईरान की वही पोजीशन है। ईरान के पास इस समय आपको बताएं लगभग 400 वो थी, 400 में लगभग ये 220 के लगभग यूज़ कर चुके हैं। इनके पास रिजर्व में नहीं है, ये ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकते। दूसरी बात, जितनी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं उसमें ईरान का जो सैनिक है, ईरान के जो नेता हैं, वो बहुत क्रूर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये भी एक कटु सत्य है शिया हजरातों के साथ कि वर्ल्ड में उन्होंने क्रूर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। लड़ाइयाँ लड़ी हैं हुमायूं के सपोर्ट। अब आया सपोर्ट में रशिया और खुल करके करेगा, चाइना खुल करके करेगा, मगर कितना करते हैं उनका भी स्वार्थ होगा। ईरान इसमें डैमेज, ना ईरान ख़त्म होगा ना ईरान का कल्चर ख़त्म होगा, ये आप नोट कर लीजिए। मगर ईरान बहुत सवाल ये भी है कि ईरान और इराक की जब लड़ाई हुई थी वो भी काफ़ी लंबे वर्षों तक चली थी, तकरीबन 10 साल। तो फिर उस लिहाज से तो हम ये समझिए कि ईरान को इतना कमज़ोर नहीं समझा जा सकता है। बिल्कुल, यूक्रेन की बात अलग थी। यूक्रेन चूँकि वहाँ पे सीमा से लगा हुआ है, पोलैंड वगैरह सब कंट्रियों से लगा हुआ, यूक्रेन उनकी मजबूरी थी, उनका एक ही वो थी, ये वजह थी। और ईरान के साथ पोजीशन अलग है। ईरान का शुरू से रहा अमेरिका के खिलाफ भी, पहला नहीं, इसके पहले भी ईरान ने अमेरिका को कई बार धमकी दी, उनके दो भी गिरा लिए थे। और ईरान का ये रहा कि किसी से लड़ गया तो लड़ गया, और बड़बोलापन और साथ में किसी से न दबने की भी आदत। दूसरा, उनके अंदर एक फीलिंग है हम जीत गए, कम जीत गए। चूँकि मैदान करबला में भी है कि इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे और वो लोग बराबर लड़े, हालांकि बाद में वो हारे यजीद से, परंतु कम जीत गए, हम जीत गए। ये फीलिंग, ईरान लड़ेगा मगर इतनी लंबी लड़ाई नहीं होगी। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। आप सालों से आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान यही कहता है कि हम एक बम बनाएंगे, इस्लामिक बम होगा, वो हम उससे हम जो है ना हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है इसराइल, उसको हम नस्ल नाबूद कर देंगे। अगला काम हम करेंगे यूएस को करेंगे। और रोज का रोज ये आपको सुनने को मिलता था आज तक, और ये चलता रहा है। इससे आपने पूरे अपने न सिर्फ अपना दिमाग खराब किया है, बल्कि आपने अपने कई पुश्तों नीचे तक बच्चों को बता रखा है। और बच्चे भी आपने देखा है, आपको ये विवेक जी बता रहे थे कि वहां पे ईरान में है ना रस्तों के बच्चे अमेरिका के ऊपर है ना डंडा मार रहे हैं, कह रहे हैं हम उसको खत्म करेंगे। ये एक सोच है, ये इस सोच का जो जवाब है, ये हथियार नहीं हो सकते। इस सोच का जवाब जो है बम और गोले नहीं है, ये सोच का जवाब है, सोच बदलना पड़ेगा। और सोच तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक कि आप ये कट्टरवाद के खिलाफ काम ना करें। कट्टरवाद पनपता है अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी वजहों से, वो अपनी जगह है, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा कट्टरवाद से। अब रशिया इनको निश्चित तौर पे शस्त्र देगा, चाइना भी देगा, मगर कितने देता है ये एक समस्या है। क्योंकि रशिया की भी और ख़ास तौर से चाइना की भी ईरान पर निगाह है। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, पेजेशिकियन ने जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ईरान के, उन्होंने बाकायदे मोदी जी से बात की है।
खुद फ़ोन करके बात की। उनकी मोदी जी से लगातार बात हो रही है और बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आज यही रहा कि मगर कुल मिलाकर के कोई विशेष रिजल्ट नहीं निकला। परंतु आपको मैं ये बता दूं कि जिस बात को कहा गया है कि ईरान पे परमाणु बम का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ये प्रूव किया है कि कहीं जो अमेरिका ने अटैक किया है उससे कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ, कोई विकिरण नहीं हुआ है। अब आया क्या, परमाणु बम बना लिया था, उसके करीब था, मगर ये ईरान फिर परमाणु बम बनाएगा, अभी नहीं तो 5 साल बाद बनाएगा, और कंट्रियाँ भी सोच सकती। तो अमेरिका का बहुत स्पष्ट है कि चूँकि इनको ये परमाणु ताकत नहीं रहने देना चाहते हैं दुनिया का। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूं, हिंदुस्तान में इसी बात को लेकर के कांग्रेस की सरकार चली गई थी। कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया था और वो समर्थन था परमाणु संधि। उस परमाणु संधि को पूरे भारत को ये मालूम था, इवन मीडिया सेक्टर तक में, कि परमाणु संधि हो रही भारत से इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल कम्युनिस्टों ने ये कहा था उस समय कि हमको वो प्रपत्र दिखा दीजिए, जो आपका वन नहीं दिखाया कांग्रेस ने, उन्होंने समर्थन वापस कर लिया, कांग्रेस की सरकार चली। उसके बाद पाकिस्तान से खबर आई कि मैंने जो समझौता किया अमेरिका से, तब ये हिंदुस्तान में बात पता चली कि ये परमाणु संधि इंटरनेशनल लेवल की नहीं थी, अमेरिका से। तो आप देखिए भारत तक को झुकना पड़ा, एक सरकार चली गई और उसने बताया नहीं। उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया नहीं और उसका रिजल्ट रहा कि अमर सिंह वगैरह कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस। यही पोजीशन आज है, मगर इस समय ओपन है कि अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ। तो अमेरिका की एक प्रकार से दादागिरी भी है कि वही रशिया नहीं मना कर रहा, चाइना नहीं मना कर रहा कि परमाणु के लिए। यहाँ पर भी एक सस्पेंस है कि अमेरिका, चूंकि अमेरिका का इस समय राष्ट्रपति ऐसे हैं कि वो हर जगह बोल देते हैं, और दूसरा बात वो युद्ध से हटते नहीं। हालांकि नोबेल भी चाहते हैं और युद्ध से हटना भी नहीं चाहते। अब आपको बतलाना है कि इसका निश्चित तौर पर रशिया अपने शस्त्र वगैरह देगा, चूँकि उनको एक यूक्रेन के लिए एक व्यक्ति मिल जाएगा और एक कंट्री मिल जाएगी, और चाइना का भी। मगर ज़्यादा सपोर्ट ईरान को नहीं करेंगे रशिया चाइना, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं करेगा, इंटरनल सपोर्ट करेगा। वो भी वो चाहेगा कि पाकिस्तान की ईरान निपट जाए। मुनीर को जो व्यक्ति, जो मुनीर खुद कह रहे हैं वहाँ के, दूसरा नवाज शरीफ कह रहे हैं कि प्रस्ताव के लिए कि नोबेल हम उनको देंगे, तो आप समझिए वो क्या देंगे। यही नहीं, मुनीर इसलिए मिल करके आए और ख़ास तौर से इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया था, उनको समझा दिया है कि मेरे कहने पे तुमने युद्ध विराम कर लिया, ये बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना। बिल्कुल, और यहाँ पर ये देखिए क्रेडिट लेने की जो होड़ है ट्रम्प की, वो खत्म नहीं हो रही है। तो हर जगह मर जाएगा पाकिस्तान अगर सपोर्ट करेगा। ईरान का अगर सपोर्ट करेगा पाकिस्तान भूखों मर जाएगा, ये सब कंट्रियों के। बिल्कुल, और शायद ये जो बातचीत हुई है ट्रम्प और मुनीर की, समझा दिया गया है यहाँ पर मुनीर को कि देखिए पाकिस्तान दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि ईरान को लेकर जो बयानबाजी वो कर रहे थे कि इजराइल पर वो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तो वो संभव नहीं है। तो बहुत इत्मीनान के साथ समझाया भी है। साथ ही पाकिस्तान की धरती का ईरान के खिलाफ क्या इस्तेमाल करना, वो भी अमेरिका तय कर चुका है। आलोक जी, यहाँ पर ये देखिए कि लगातार ये कोशिश जो है ना ट्रम्प की, बीच में आना और उसके बाद शांति दूत बनना, क्योंकि अब उन्हें नोबेल पुरस्कार भी चाहिए, शांति का जो पुरस्कार मिलता है नोबेल प्राइज, पीस प्राइज, और ऐसे में उनकी कोशिश है कि मैं ये भी दिखाता रहूं कि मैं कितना शांति दूत हूं और मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई है। और लगातार हालांकि पीएम मोदी इस बात को खारिज करते रहे हैं, कितनी बार जो भारत की सरकार है वो इस बात का जवाब देती रही है, लेकिन एक जिद है यहाँ पर ट्रम्प की, वो मानने को तैयार नहीं है। वो जो कहते बस अपनी ही धुन में लगे रहते हैं। देखिए गीतू जी, एक कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। जो आदमी वार का जन्मदाता है जी, उसकी सिफारिश नोबेल पीस प्राइज के लिए हो, इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। और किया किसने? जो उनके दशकों से चम्मच बने हुए हैं। जिस तरीके से मुनीर को उन्होंने बुलाकर जी, और डिनर या लंच पे जिस तरीके की अहमियत दी उनको, इसके पीछे कुछ कारण थे। क्या मुनीर उस देश का प्रधानमंत्री था? क्या मुनीर उस देश का राष्ट्रपति था? जनरल एक कमांडर है ऑफ आर्म फोर्सेस, और उतनी तरजीह देना, दैट मीन्स ही हैड सम अल्टीरियर मोटिव, और वो साबित हो गया।
कि जिस तरीके से उन्होंने ईरान के साथ अपनी एकजुटता शुरू से दिखाने की कोशिश की थी, अब उनका मुंह बंद है। वो उनको रोकना चाहते थे कि ये बीच में तुम मत आना, नहीं तो तुम्हारी कटोरी में जो जा रहा है वो बंद हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल साफ है। और उसने भावावेश में आगे कह दिया कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। किस एंगल से ये नोबेल पीस प्राइज के हकदाता हैं? जितनी लड़ाइयां हो रही हैं सब में इनका हाथ है। बिल्कुल आलोक जी, और यहाँ पर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से क्या पीस होती है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वो जो झूठ बोलता रहता है भारत के साथ भी, वो शांति की बात करता है और पीछे पीछे छुरा घोंपता रहता है, तो उसकी पीस के जो मायने हैं वो कुछ अलग ही हैं। चक्रपाणी सर, यहाँ पर ये बताइएगा सर, जिस तरह से अभी मॉस्को पहुंचे हैं विदेश मंत्री ईरान के अरागची, तो ऐसे में यहाँ पर क्या बातचीत हो सकती है? और शायद आपने ये जिक्र किया था न्यूट्रल सहयोग की बात, यानी हम आपके साथ हैं भी नहीं भी हैं, सीधे तौर पर तो हम आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर वेपन्स की जरूरत हुई तो क्या फिर भी रूस यहां पर ईरान को मदद देगा? देखिए, रूस ईरान को वहां तक मदद देगा जहां तक कि वो कहेगा हम आपको कूटनीतिक तरह से हम मदद कर रहे हैं, हम आपको यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में बात कर लेंगे आपकी तरफ से, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मिलिटरली नहीं करेगा। मिलिटरली जैसे यूएस ने जंप इन किया है और अटैक किया है, ये काम रशिया नहीं करेगा। ये तो आप गांठ बांध लीजिए। ये काम चाइना भी नहीं करेगा जी। क्यों? क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमी है वो काफी बुरी हालत में है, जो हमको मालूम, जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं है। और रशिया की इकोनॉमी जो है वॉर टाइम इकोनॉमी है, अच्छी चल रही है, लेकिन वॉर टाइम इकोनॉमी है। उसको अपनी ही प्रॉब्लम है जो उसको रिजॉल्व करनी है। जहां तक मुल्ला मुनीर का सवाल है, ये तो देखिए, अब ये मान के चलिए यूएस पागल नहीं है, ना ही ट्रंप पागल है। उनको मालूम है उन्हें क्या चाहिए और उसके लिए जो करना है वो करना है। ये तो मैं यही कह सकता हूं कि भाई हकीकत की दुनिया में आपका स्वागत है जी। लेकिन जिस तरह से सर चीन के सहयोग की बात हो रही है सर, तो इसमें ये भी समझाइएगा, क्या अभी जो हाल फिलहाल टैरिफ वॉर चल रहा था यूएस और चाइना के बीच में, क्या चाइना की इतनी हिम्मत है खुले तौर पर वो ईरान का समर्थन कर पाए? क्योंकि एक दबदबा तो यूएस ने बना ही दिया चाइना के ऊपर इस धमकी के साथ कि देखिए अगर हमारे साथ आपने बिगाड़ी तो कैसे हमने आपका ये टैरिफ को लेकर, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ 240 तक बढ़ा दिया था, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है चीन के साथ। तो क्या ये बात भी चीन ध्यान में रखेगा? बिल्कुल रखेगा, क्योंकि देखिए चीन की हिम्मत की बात नहीं है, चीन की हैसियत है। चीन में आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 25% से ज्यादा है, जबकि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का जो अपना नजरिया है वो बदल दिया। जैसे अगर आप पूरे हफ्ते में 3 घंटे के लिए आप काम करते हैं तो आप एम्प्लॉयड हैं। 3 घंटे। हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट में 40 घंटे की बात हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद 25% का अनएम्प्लॉयमेंट है। उसकी जो इकोनॉमी है वो गिर रही है, जीडीपी रेट श्रिंक कर रहा है, उसका जो इंटरनल डेट है वो जीडीपी का 300% है। एक हमारा 100% के, हमारा 50-60% के आसपास से भी कम है, उनका 300 है। अमेरिका का 100% है। लेकिन ये मानिए कि कहाँ है हैसियत चाइना की कि वो कुछ कर सके। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके देश में $400 बिलियन लगाऊंगा अगले 5 साल में, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, कितने सोने चांदी का ये कर देंगे, आप हमें सस्ता तेल दे। ईरान में उसने कितने डॉलर लगाए? 4, वो भी मुश्किल से। तो कहाँ है उसके पास पैसे ये सब करने के? तो चीन के साथ तो आप ये चाहिए, लेकिन चीन है एक तरह से वो पीछे पीछे से बहुत से काम करता है। जो ईरान का ये हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है उसमें चीन का पूरा हाथ है। बिल्कुल, यानी जो चाइना की फितरत है वो ये है कि छुपे तरीके से वो ज्यादा काम करता है, सामने आता नहीं है। लेकिन अब देखना होगा क्या इन देशों के साथ रवैया रहता है, चीन और रूस की क्या भूमिका रहती है ईरान और इजरायल के युद्ध में, जिसमें कि अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। ये सब अभी आगे भविष्य की बात है जिस पर हमारी पल पल की नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।